हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। हम लोग जून 2025 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। उसके अंदर हमने पिछले सेशन में पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखे थे, इकोनॉमी के टॉपिक्स देखे थे। इस सेशन में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है इन्वायरमेंट। टू न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर्ड। ठीक है, अभी भी जून 2025 में दो नई रामसर साइट डिक्लेयर करी गई हैं, जो कि कहाँ कहाँ पे है। एक का नाम है खींचन और दूसरा है मेनार, और ये दोनों कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, तो आपसे सीधे सवाल से पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन सी या फिर कौन सी दो नई रामसर साइट है जिनको भी रिसेंट में डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट। ठीक है, तो खींचन और मेनर दोनों कहाँ पे, राजस्थान में। आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसी के साथ साथ रामसर साइट पे क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, इसलिए कुछ ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें देखना चाहिए इसके बारे में। स्टैटिक पोर्शन से ऐसे कनेक्ट करके चीजें कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर वो चीज न्यूज में चल रही है तो आपको स्टैटिक से भी कुछ सवाल वहां से पूछे जा सकते हैं। देखो, टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट अब हो गए एज ऑफ जून 2025, ये जब से ये दोनों ऐड हो गए उसके बाद से कितनी टोटल रामसर साइट हो गई, 91। इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो डेजिग्नेटेड है वो इंडिया में है, लेकिन एशिया की अगर आप बात करेंगे तो, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डेजिग्नेटेड रामसर साइट है यूनाइटेड किंगडम में, फिर मैक्सिको में और फिर इंडिया में तीसरे नंबर पे। स्टेट विद मैक्सिमम रामसर साइट कौन है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, और यूपी में टोटल 10 साइट है। ये आपको पता होना चाहिए, जो लोग यूपीपीसी का प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार का, उनको ये डेटा पता होना चाहिए। लार्जेस्ट इंडियन वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन कौन सा है, सुंदरबन है सबसे बड़ा। ठीक है, और पहली रामसर साइट किसको डिक्लेयर किया गया था, चिल्का लेक और केलादेव नेशनल पार्क में। ठीक है, चिल्का आपकी कहाँ पे, ये उड़ीसा में, और केलादेव कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पराली प्रोटेक्शन फोर्स सेटअप। देखो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकते हैं आपको किस स्टेट में एग्जैक्टली, ऐसे पूछ सकते हैं किन किन स्टेट में ये फोर्स बनाई जाएगी। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये जो एक बॉडी होती है ना, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, इसने अभी अभी रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है, ये आदेश दिया है एक्चुअली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीन स्टेट की गवर्नमेंट को ये आदेश दिया है कि आप लोग ये पराली प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए अपने यहाँ पे, जिनका काम क्या होगा। पराली क्या होता है एक्चुअली, ये जो ये पैडी स्ट्रॉ जो होता है ना, पैडी स्ट्रॉ, उसी को पराली बोलते हैं। और यही एक्चुअली जो दिल्ली NCR में जो जाड़े में जो विंटर पोल्यूशन होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। जब किसान खेतों में इसको पराली में जब आग लगाते हैं, उस वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। इसी चीज को रोकने के लिए ये पराली प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जा रही है, जिसका काम ये होगा। पहली बात तो आप ये जानो कि ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करेगी ये फोर्स। ठीक है, और इस फोर्स में कौन लोग होंगे, पुलिस के पर्सनल होंगे, एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स होते हैं वो भी होंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जैसे नायब तहसीलदार या लेखपाल हो गए। ठीक, तो ये सब भी उसमें होंगे। इनका काम क्या होगा, ये लोग 24/7, ठीक है, ये पूरी टीम जो एक फोर्स बनेगी 24/7 ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन तीन स्टेट में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ये पेट्रोलिंग करेगी। जैसे पुलिस पेट्रोल करती है ना, वैसे लोग फील्ड को पेट्रोल करेंगे। ठीक है, जो जो एग्रीकल्चर फील्ड होगी उनको पेट्रोल करेंगे, किसान यहाँ पे पराली जला तो नहीं रहे। ठीक, तो ये है पूरी कहानी इसकी। ठीक, समझ गए आप। नेक्स्ट देखते हैं, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीनेम। पंचमढ़ी, देखो ये मैप मैंने आपको बना दिया है दिखाने के लिए, देख लो, ये यहाँ पे पड़ता है पंचमढ़ी। ठीक है, सदर्न, एक तरीके से सदर्न MP में, महाराष्ट्र बॉर्डर थोड़ा ऊपर। तो पंचमढ़ी को अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में लाई करता है ये। इसका नाम क्या चेंज किया है, राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी। ठीक है, अब ये कौन थे, ये ट्राइबल लीडर थे जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेन बात ये है आपसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये तो पूछेंगे नहीं क्योंकि नाम में ही है पंचमढ़ी की, पंचमढ़ी का नया नाम क्या कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात ये ऐसे तो पूछ नहीं सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे अगर इस पर क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहाँ पे है, सेंचुरी कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेंगलुरु डिक्लेयर्ड एज इंडियाज लेपर्ड कैपिटल। ठीक, अभी अभी देखो एक ये हॉलमटी नेचर फाउंडेशन HNF सर्वे जो कराती है, हर साल ये कराती है सर्वे, वो उसने एक चीज ये बोली है कि जो बेंगलुरु है ना, जैसे मैंने देखो इसीलिए ये फोटो इस टाइप की डाली है, ये मान लो बेंगलुरु सिटी है जहाँ पे आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं, उसके पेरीफेरी में, मतलब उस सिटी के अराउंड क्या है, खूब सारे इस टाइप के छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों की अगर आप बात करो, जो सिटी के अराउंड जो जंगल है, जैसे अगर ये बेंगलुरु सिटी, उसके अराउंड जो जंगल है पेरीफेरी में, ठीक है, इनकी अगर बात करो तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ये लेपर्ड पॉपुलेशन पाई गई है पूरे इंडिया में। अगर आप किसी भी सिटी की बात करोगे तो अगर सिटी के पेरिफेरी में अगर आप देखोगे कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई गई है, तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा पाई गई है। ठीक है, 80 से 85 वाइल्ड लाइफ लेपर्ड यहाँ पे दिखाई दिए। ठीक है, ये इन्होंने जब सर्वे कराया। ठीक, इसके पहले ये क्या था, ये मुंबई को डेजिग्नेशन ये प्राप्त थी, मुंबई में सबसे, मुंबई के आसपास ज्यादा ये लेपर्ड थे, लेकिन अब बेंगलुरु में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको लेपर्ड कैपिटल भी घोषित किया है इन्होंने। ठीक है,
ये बात एक्चुअली देखो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व की बात नहीं चल रही, ये मेट्रो की बात चल रही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये जो मेट्रो सिटीज होती हैं उनके अराउंड की बात चल रही है यहाँ पे, तो उसमें बेंगलुरु को डिक्लेयर किया गया लेपर्ड कैपिटल। नेक्स्ट देखिए, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन मैनेजिंग नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन 2020 और 25 साइकिल में। ठीक है, ये जो साइकिल है इसमें कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको कि ये डेजिग्नेशन मिला है कि वो सबसे बेस्ट तरीके से नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज कर रहा है। ठीक, तो वो स्टेट है केरला। इस साइकिल की अगर आप बात करूँ, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उसने डिक्लेयर किया है कि केरला टॉप रैंक केरला को मिलती है अपने नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज को ठीक तरीके से मैनेज करना। प्रोटेक्टेड एरियाज में एक्चुअली बहुत चीज़ें आ जाती है ना, आपका नेशनल पार्क आ जाता है, ठीक है, फिर ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, ठीक है, फिर आपके ये आ जाते हैं कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक, तो ये सब आपके इसमें आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में। तो कौन सबसे बेस्ट तरीके से मैनेज कर रहा है? केरला मैनेज कर रहा है। अब देखो ये फोटो मैंने क्यों बनाई है, इराविकुलम नेशनल पार्क जो है उसको एक्चुअली हाईएस्ट रैंक मिली है प्रोटेक्ट, अगर आप उस नेशनल पार्क की बात करोगे तो इसको सबसे ज्यादा रैंक मिली है। देखो ओवरऑल स्टेट की बात करोगे तो केरला को मिली, और अगर किसी एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क की बात करोगे तो इराविकुलम की टॉप रैंक है। ठीक है, इराविकुलम की देखो ये फोटो है, आपको इसमें एक्चुअली दो मेन बातें इराविकुलम के बारे में जो फेमस है, एक तो शोला ग्रासलैंड होता है, ठीक है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, ये आप देखो किनारे ग्रासलैंड आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे नीलगिरी टहर जो एक तरीके से माउंटेन गोट होती है, ये देखिए आप, उनकी फोटो यहाँ पे बनी हुई। तो इन दो चीजों के लिए फेमस है ये इराविकुलम, वेस्टर्न घाट में पड़ता है एक्चुअली। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया मार्क्स 50 ईयर ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब इस टाइप की कुछ 50 साल पूरे होते हैं, 100 साल पूरे होते हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बात तो यहाँ से आपको ये हो जाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, नाम में ही है, क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं। तो बस अगर आप ये याद कर लो ना 50 साल पूरे हुए हैं, तो बस आपको पता चल जाएगा ना, अगर 2025 चल रहा है तो 1975 में चालू हुआ होगा ना वो चीज़। ठीक, तो 1975 में अक्सर आपने देखा होगा ये लोग पूछते हैं इस टाइप के सवाल, आपका एलिफेंट कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसको बोलते हैं, वो पूछा हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर इन्होंने पूछा हुआ है। तो ऐसे ही क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं इंपॉर्टेंट होती, लेकिन ये ईयर इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। ठीक, अच्छा, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, 17 जून को होता है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। कहाँ से लॉन्च हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट, भितरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है, नाम में एक क्रोकोडाइल को कंजर्व करेंगे। इंडिया में आप देखो एट प्रेजेंट 3 टाइप के जो ये क्रोकोडाइल की जो वो होती हैं प्रजातियां होती हैं वो पाई जाती है। पहला कौन सा है? एक है घड़ियाल, ठीक, जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल देखिए आप, ये है जिसका ये मुंह बड़ा सा होता है, एक्चुअली फिश खाते हैं, तो इनके ये जो स्नाउट है ये या फिर ये आगे जो निकला हुआ है पार्ट, ये बना भी इस टाइप से कि फिश खाने के लिए। ठीक, दूसरा क्या है? मगर, मार्श क्रोकोडाइल, ठीक है, दलदली एरिया में जो पाए जाते हैं मगर, ये वाला मगर है आपका, ठीक है, ये वाला मगर है। तीसरा कौन सा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, जो खारे पानी में पाए जाते हैं, ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये वाले। इंडिया में तीनों प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, और एक और बात आप ये जानो कि उड़ीसा ही इकलौता इंडिया स्टेट में जहाँ पे ये तीनों प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, जैसे बाकी स्टेट में क्या है, इनमें से कोई 2 होगी या फिर 1 होगी, लेकिन उड़ीसा में क्या है, तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं ये वाली। ठीक, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ये याद रख लेना आप। 1975 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। अब आप देखिए नेक्स्ट खबर है, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया है। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, जो आपके लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया गया इसको, स्मार्टफोन हो गया जो खराब हो गया, ये सब ई वेस्ट में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको रिसाइकिल करने के लिए, रिसाइकिल का मतलब क्या है, आप बस इनको वो नहीं कर रहे हो, क्या बोलते हैं, डिस्पोज नहीं कर रहे हो, आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको निकाल ले रहे हो ताकि वो दोबारा किसी और चीज में यूज हो सके। तो इस टाइप का जो प्लांट है, ये देखिए एक थोड़ा सा, ये एक्चुअली एआई जनरेटेड फोटो है, ये रियल फोटो नहीं है। ये जो यहाँ पे जो चीज बनने वाली है, जो पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। एग्जैक्ट लोकेशन होलाम्बी कलान, दिल्ली में बनेगा। ठीक है, तो ये पहला होगा इंडिया में ऐसा, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बहुत अच्छी न्यूज एक मुझे लगी थी, इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवर पास कॉरिडोर ऑन अ नेशनल हाईवे। ओवर पास की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नेशनल हाईवे के ऊपर पहला इंडिया का ओवर पास कॉरिडोर बनेगा। मतलब ये नेशनल हाईवे देखो आप फोटो में देखो, ये भी एक्चुअली एआई जनरेटेड फोटो है, बस आपको समझाने के लिए। ये देखिए नीचे से नेशनल हाईवे जा रहा है,
ठीक है, उसके ऊपर जैसे एक अंडरपास क्या होता है रोड के नीचे से होता है ना, ओवरपास क्या होता है रोड के ऊपर से होता है। अब ये ध्यान से देखो, नीचे से आपका ये हाईवे जा रहा है और उसके ऊपर एक आपको ओवरपास दिख रहा है, ओवरपास, और दोनों तरफ देखो फॉरेस्ट दिख रहा है, इस ओवरपास के उस तरफ भी और ओवरपास के इस तरफ भी। एक तरीके से ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर है, यही होता है ना वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो होते हैं, वो एक तरीके से दो वाइल्ड लाइफ जो एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, उनको कनेक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे आप देखो दोनों तरफ फॉरेस्ट है, बीच में ये कॉरिडोर है और ये एक तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए हो रहा है ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो फ्रीली मूव कर सके। कई बार क्या होता है, अभी अगर मान लो ये चीज नहीं है, बीच में अगर आप ये ऐसे कॉरिडोर नहीं बना रहे हो, तो ऑब्वियस बात ये रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो मरेंगे भी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये चीज नहीं होगा तो इनकी जो वो है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनका जो एरिया है जहां पे रह रहे हैं वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे आ जाओ वापस न्यूज में। इसको किसने बनाया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया। और ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, कहाँ पे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे होगा। ठीक है, दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, ये देखो, ये इंडिया का अगर मैप मान लो, ठीक है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बस समझाने के लिए समझ जाओगे। ये रहा दिल्ली, ये रहा मुंबई। ठीक है, यहाँ से जो ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहीं पे 12 किलोमीटर का स्ट्रेच रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जो पास हो रहा होगा ना, रणथंभौर से जो यहाँ कहीं पे पास हो रहा होगा, वहां पे बनेगा ये। ठीक, और ये क्या है, इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ अंडर ओवरपास भी होगा, अंडरपास नहीं ओवरपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अदानी ग्रीन बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आपसे सीधे पूछ सकते हैं कौन सी इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होगी। मतलब सबसे बड़ी का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अब ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी इनके पास हो गई है। अब 15 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है इनके पास अब। ठीक है, इतनी 15 गीगावाट तक अकेले अदानी ग्रुप जो है, अदानी ग्रीन जो है, वो अकेले जनरेट कर सकता है ये रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, तो और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि 15 गीगावाट जिसने क्रॉस भी किया है। ये भी आप थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। लार्जेस्ट भी हो गई, ऑब्वियस बात है 15 गीगावाट तक कोई नहीं पहुंचा होगा और ये पहुंचे हैं इसलिए ये लार्जेस्ट भी हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको बताना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है, ये अक्सर न्यूज में आप देखते हो, खेवड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो गुजरात में, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है और ये भी कौन ऑपरेट कर रहा है? अदानी ग्रीन ही ऑपरेट कर रही है इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, वन लाइनर न्यूज देख लेते हैं, इनको बस आप जल्दी जल्दी ऐसे नाम देख लो। कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। और यहाँ पे क्या है, एक टाइगर कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है जो क्या करेगा, जो कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है उसको तादोबा अंधेरी जो महाराष्ट्र में उससे कनेक्ट करेगा। देखो कॉरिडोर मैंने आपको ऊपर बताया ना, जैसे दो अगर ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या नेशनल पार्क है, इनके बीच इनको कनेक्ट करने के लिए, ताकि इनके जो वो है रहने की जो एरियाज हैं वो फ्रेगमेंटेड ना हो जाए। ठीक, तो ये एक तरीके से ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यही है कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर। जो कुमरम भीमम कंजर्वेशन रिजर्व है ना, उसको टाइगर कॉरिडोर की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि इन दोनों को, ये इसको इससे कनेक्ट भी करता है ये चीज। ठीक, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी जो केरला में है, उसका नाम बदल के अभी क्या हो गया, एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। और ये इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है। ठीक है, ऐसी पहली जगह होगी जहां पे बटरफ्लाई को कंजर्व करने के लिए सेंचुरी बनाई गई है, वो कौन सी? अरलम है। ठीक, इसका नाम पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको नाम बदल के अब बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया, अरलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको ये आ सकता है, आपसे सीधे पूछ सकते हैं कौन सी इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है। ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी जो तमिलनाडु में, तो धनुषकोडी जो है ये एक्चुअली धनुषकोडी में पड़ता है। धनुषकोडी जो आपका तमिलनाडु में नीचे की तरफ है, डिक्लेयर्ड एज ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी विद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, विद इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं, आप इसको ऐसे ही देख सकते हो। ठीक है, हमने अभी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन खत्म किया। अब साइंस एंड टेक वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत पहली जो दो न्यूज़ हैं काफ़ी बड़ी है, इसलिए उनको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। पहला है, एयर इंडिया का जो विमान था वो क्रैश हुआ था, आप सबको पता होगा, जून में ये इंसिडेंट हुआ था। एग्जैक्ट डेट देखोगे तो वो हुआ था 12 जून 2025 को ये इंसिडेंट हुआ था। जो फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से जा रही थी, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो फ्लाइट जा रही थी, कहाँ के लिए जा रही थी? वो लंदन जा रही थी। ठीक है, लंदन डायरेक्ट फ्लाइट थी। ये सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी लंदन के लिए, जिसमें 260 पैसेंजर थे। ठीक है, वो सारे के सारे जो इन सबका मतलब उसमें प्लेन क्रैश में सबके सब मर गए। 260 लोग थे ये देखिए, रूट ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया, अहमदाबाद से लंदन गेटविक, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लाइट का नाम क्या था? एयर इंडिया की फ्लाइट थी। ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट थी और उसका नाम क्या था? AI-171, AI-171 उसका नाम था। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, AI-171 था। और ये जो एयरक्राफ्ट था, ठीक है, एयरक्राफ्ट एयरलाइन एक्चुअली ऑपरेट, एयरलाइन जो आपने नाम सुना जैसे इंडिगो हो गया,
ठीक है, ये एयर इंडिया हो गया, ये सब क्या एयरलाइंस हैं, ठीक है, जो एक तरीके से ये पूरा ये मैनेज करती हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस मैनेज करती हैं। तो उस फ्लाइट का नाम क्या था, AI-171। लेकिन जो एयरक्राफ्ट था जो बना था वो किसने बनाया था, बोइंग ने बनाया था। एक्चुअली उस एयरक्राफ्ट का नाम था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ठीक, काफी इसको सेफ बताया जाता था। और ये बोइंग कंपनी ने बनाया था, ठीक है, आपको पता होगा ना एयरक्राफ्ट बनाने में 2-3 कंपनी है, बोइंग है, एयरबस है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी वो बताया था, फाल्कन बताया था, ठीक है, जब हम लोग वो देख रहे थे इकोनॉमी सेक्शन जब देख रहे थे, फैल्कन का नाम बताया था आपको। तो ये सब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको बनाया किसने था, बोइंग ने बनाया था। अच्छा, ओनर ऑफ एयर इंडिया कौन है, टाटा ग्रुप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ रहा है। और इसका क्या वजह रही, इसके पीछे क्यों क्रैश हुआ, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। और इसी वजह से ब्लैक बॉक्स जो इसमें लगा हुआ था, जो इस एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स लगा था, उसकी रिकवरी हो चुकी है, अब उस पर उसका एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। इस वजह से अब हम ये देखेंगे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लैक बॉक्स देखो, पहली बात ये इसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन कलर देखो ऑरेंज है, कलर इसका ऑरेंज होता है, ब्लैक नहीं होता है। एक्चुअली ऑरेंज कलर इसलिए होता है ना कि कल को जब एयरक्राफ्ट, एक्चुअली मेन पर्पज ही ब्लैक बॉक्स का ये है कि अगर कोई भी एयर इंसिडेंट होता है, एयरक्राफ्ट क्रैश करता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। कौन से डेटा स्टोर होते हैं, 2 टाइप के डेटा स्टोर होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा, फ्लाइट डेटा जो DFDR जिसको बोलते हैं, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फुल फॉर्म ये होता है फ्लाइट डेटा। इसका काम क्या होता है, ये टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते हैं ना, कि उस समय जब भी ये क्रैश हुआ था, उस समय क्या बोलते हैं, किस ऑल्टीट्यूड, किस हाइट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, उसकी स्पीड कितनी थी, ये सब बातें इस पे स्टोर हो रही होती हैं। और दूसरा होता है, इसी का जो दूसरा कंपोनेंट है ब्लैक बॉक्स का, वो है CVR, ये कॉकपिट ऑडियो इसको बोलते हैं, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का मतलब जो एक होता है पायलट, एक होता है को पायलट। तो ये लोग जो आपस में जो बात कर रहे होते हैं ना, उसमें कन्वर्सेशन क्या हो रहा है, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब वो कन्वर्सेशन कर रहे होंगे और कोई दिक्कत हो रही होगी तो वो एक दूसरे को कन्वे कर रहे होंगे ना वो बातें, तो वो सब बातें इसमें रिकॉर्ड होती हैं, CVR में रिकॉर्ड होती हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मिनट, मार्कर में थोड़ा सा इशू हो रहा है, हाँ, तो इसीलिए ये दोनों डेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, DFDR और CVR, और ये दोनों किसी कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ब्लैक बॉक्स के। कलर इसका ऑरेंज होता है, ब्लैक नहीं होता। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो ये कलर ऐसा है कि कल को जब एयरक्राफ्ट क्रैश करेगा तो ब्लैक कलर होगा, तो ऑब्वियसली बात दिखाई नहीं पड़ेगा ना वो। लेकिन इस कलर का होगा तो दूर से ही क्रैश में जब मलबे में ढूंढा जाएगा तो आराम से दिख जाएगा कि हाँ भाई ये रहा ब्लैक बॉक्स, क्योंकि इसका कलर बहुत भड़कीला है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दो, ये किसका बना होता है, टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और ये हीट एंड क्रैश रेजिस्टेंट होता है। जाहिर सी बात है हीट रेजिस्टेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब क्रैश होगा तो बहुत हीट जनरेट होगी, और क्रैश रेजिस्टेंट भी होना पड़ेगा, बहुत इसको हार्ड होना पड़ेगा ताकि जब इजिली ब्रेक ना हो, ठीक है। ब्रेक हो गया तो ऑब्वियस बात है अंदर की सारी चीजें लॉस हो जाएंगी। फिर मैंने आपको बता ही दिया। और अच्छा हाँ, एक चीज और, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, नॉर्मली टेल सेक्शन होता है। जैसे ये एयरक्राफ्ट है ना, अगर ये एयरक्राफ्ट है, मान लो ये एयरक्राफ्ट है, तो ये टेल सेक्शन उसका यहाँ पीछे की तरफ होता है। देखो नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा जब भी एयरक्राफ्ट होता है, ये पार्ट बहुत डैमेज होता है या ये मिडिल पार्ट बहुत डैमेज होता है, लेकिन जो टेल पार्ट होता है ना, ये नॉर्मली लेस जल्दी डैमेज होता नहीं उतना। तो इसीलिए इसको लोकेशन यहाँ पे होती है ताकि इसमें डैमेज थोड़ा कम हो। इतनी बातें आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज देखो, DGCA, ये भी न्यूज में, इसलिए ऑब्वियस सी बात है वो था तो ये भी क्रैश हुआ तो ये भी न्यूज में काफी चल रहा था। DGCA क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये जो सिविल एविएशन होता है इंडिया में, एक होता है मिलिट्री वाली, तो मिलिट्री वाला तो ऑब्वियस सी बात है आर्मी, सॉरी एयरफोर्स के अंडर आएगा। ये सिविल एविएशन जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ रही हैं इंडिया में, उन सब पे ये लोग, या एयरपोर्ट है, उन सबको ये लोग मैनेज करते हैं। ये सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहाँ किस उससे बनी थी, एक्ट से, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर्गत ये स्टैच्यूटरी बॉडी इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टैच्यूटरी बॉडी है। किसके अंदर लाई करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर लाई करती है, और इसको हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, DGCA इसको। और उसकी मेन रोल क्या है, थोड़ा ये देख लेना, सेफ्टी से रिलेटेड ये काम करती हैं, लाइसेंस पायलट को करती हैं, ये इशू करती हैं, ठीक है। एयरलाइन जो ऑपरेशन होती हैं, एयरलाइन जैसे ऑपरेट कर रही है इंडिया में, ठीक है, वो सभी लोग देखती हैं, ठीक है। और बाकी जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये कोऑर्डिनेट किससे करती हैं, AAIB के साथ। अगर कोई क्रैश होता है एयरक्राफ्ट का तो AAIB के साथ ये लोग कोऑर्डिनेट भी करती हैं कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब पे थोड़ी डिटेल एनालिसिस करी जाए। अब AAIB देख लो आप, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB कब स्टैब्लिश हुआ था, 2012 में। और कैसे स्टैब्लिश हुआ था, ये देखो रूल, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल 2017, ठीक है। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक, इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी एक रूल लेके आई थी जिसके तहत इसको बना दिया था। लेकिन इसकी भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसका मेन काम क्या है, इन्वेस्टिगेट सिविल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट टू नो द कॉज एंड रिकमेंड सेफ्टी मेजर, ठीक है। कोई भी अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है तो इसका कॉज पहचानेंगे और फिर उसका रिकमेंड करेंगे कि आगे अगर
इस टाइप की दिक्कतें ना हो, इस टाइप के इंसिडेंट ना हो, तो सेफ्टी मेजर बताएंगे लोग। ठीक, इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इसलिए इसको भी डिटेल में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, एक्सियोम 4 मिशन जो था वो अभी आपको पता होगा, तो जो जून में ही ये चीज़ हुई थी। ग्रुप कैप्टन जो इंडिया से शुभांशु शुक्ला जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक्सियोम 4 मिशन में। एक्सियोम 4 मिशन एक्चुअली है क्या? ये क्या है? फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू आईएसएस है ये। ठीक है, मतलब एक्सियोम 4 मिशन में ये प्राइवेट मिशन था। प्राइवेट मिशन मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो है जिसका नाम एक्सियोम स्पेस है, ठीक है, उसने क्या किया था, एस्ट्रोनॉट्स को, 4 एस्ट्रोनॉट को कहाँ भेजा था? आईएसएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा था। ठीक है, यहाँ पे आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था। ठीक, तो ये है ओवरऑल खबर। अब इसको थोड़ा डिटेल में ब्रेक करके देखते हैं। ठीक, ये जो पूरा मिशन था इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? एक्सियोम स्पेस ने, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, लेकिन नासा इसको एक तरीके से ओवरऑल को एक वो कर रही थी, सर क्या बोलते हैं उसको, सुपरविजन कर रही थी नासा। लेकिन मेन किसका मिशन था? एक्सियोम स्पेस का था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मिशन था ना ये। और दूसरा फिर जो स्पेस व्हीकल वगैरह जो यूज हुए हैं, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जो यूज हुआ है, जो रॉकेट हुआ था, वो किसका यूज हुआ है? स्पेस एक्स का। भी हम आगे देखते हैं। ये मिशन लॉन्च कब हुआ था? दोनों डेट इंपॉर्टेंट। लॉन्च हुआ था 25 जून 2025 को। ठीक है, लॉन्च का मतलब इस दिन को ये कहाँ से उड़ा था? यहाँ लॉन्च पैड। लॉन्च पैड देखो ये है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा जो यूएसए में, यहाँ से इस दिन को 25 जून को ये जो रॉकेट था वो लॉन्च हुआ था। और डॉक्ड ऑन द आईएसएस, डॉक टू द आईएसएस ऑन, जो ये आईएसएस देखो, ये इसमें आप ये देखो, ये शुभांशु शुक्ला जी की फोटो है। यहाँ बगल में आप देखो, ये रहा आपका आईएसएस। ठीक है, और ये जो आ रहा है ना, ये स्पेसक्राफ्ट है, क्रू ड्रैगन एक्चुअली, ये जो बड़ा सा, अब ये आके इससे मिल जाएगा। तो ये जो डॉकिंग जो हुई थी ना, ये डॉकिंग आईएसएस से जब ये आके मिला है, ये कब हुआ है? 26 जून को, अगले दिन हो गई 26 जून 2025 को। ठीक, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो लॉन्च व्हीकल यूज कौन से हुए हैं? रॉकेट। देखो ये होता है ना रॉकेट, ऐसा अब देखा होगा, ऐसे रॉकेट होता है, इसके ऊपर फिर पेलोड लगा होता है, ये पेलोड लगा होता है। ठीक, और इसको पेलोड में यहाँ पे क्या था? स्पेस क्राफ्ट था। क्या नाम था उसका? क्रू ड्रैगन नाम था इसका। तो फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है, फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है। जो ये रॉकेट यूज हुआ है फाल्कन 9 है, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। किसने बनाया इसको? स्पेस एक्स ने बनाया है। ठीक, और इसके ऊपर जो ये पेलोड था, जो यहाँ पे कौन सा था? क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था, वो था इसी फाल्कन 9 के ऊपर लगा हुआ था। यही इसी में जो ये आपके 4 एस्ट्रोनॉट थे, इसी में बैठ के गए थे। ठीक है भाई, रॉकेट तक क्या करेगा? रॉकेट एक ऊपर तक ले जाएगा, ऑर्बिट तक ले जाएगा। ठीक है, ऑर्बिट तक ले जाने के बाद वो हट जाएगा। फिर उसके बाद फिर स्पेसक्राफ्ट वहां से लॉन्च हुआ था। स्पेसक्राफ्ट को पावर कहाँ से मिल रही है? सोलर एनर्जी वो ले रहा है। और उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर कौन बैठे थे? ये 4 लोग बैठे थे। और वहां से फिर वो स्पेसक्राफ्ट उनको लेके कहाँ तक गया? आईएसएस तक लेके गया। 4 मेंबर कौन कौन थे, इनके नाम भी आप थोड़ा देख लेना। कमांड, खास करके इन दो के तो नाम आपको पता होनी चाहिए। कमांडर कौन से, पूरे मिशन कमांडर कौन थे? पैगी विटसन थे, यूएसए के थे ये। ठीक है, पायलट अपने शुभांशु शुक्ला जी थे इंडिया के, और बाकी मिशन स्पेशलिस्ट ये 2 लोग थे। ठीक है, इनके नाम जरूर देख लेना, खास करके इन दोनों लोगों के। नेक्स्ट देखिए, अब एम ऑफ एक्सियोम 4 मिशन का एम क्या था? अभी तो काफी जनरल वो चीजें, साइंटिफिक रिसर्च करना था। ठीक, बिल्कुल सही बात है। आईएसएस बैक कोई रिसर्च वगैरह किया होगा। स्पेस टूरिज्म, प्रमोट स्पेस टूरिज्म, आगे जाके स्पेस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करेंगी। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन स्पेस मिशन। ठीक, तो ये सब बातें थी इसमें। अच्छा, अब यहाँ से ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, अचीवमेंट फॉर इंडिया बाय दिस मिशन। शुभांशु शुक्ला बिकेम सेकंड एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू स्पेस। ठीक है, ये दूसरा एस्ट्रोनॉट बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक, जो 1984 में गए थे वाया सोवियत मिशन। ठीक है, उस समय जो यूएसएसआर था वो लेके गया था उनको अपने मिशन के अंतर्गत 1984 में। अब शुभांशु शुक्ला सेकंड बन गए इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट ऐसा कौन है जो आईएसएस में इंटर किया है? ठीक है, आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो मैंने अभी ऊपर बताया, वहां जाने वाला पहला इंडियन कौन है? तब उस अगर ये पूछेगा तब वो शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, सपोर्ट्स गगनयान मिशन ऑफ इसरो। ठीक है, गगनयान मिशन, क्योंकि देखो जो शुभांशु शुक्ला है एक्चुअली वो गगनयान मिशन के भी पार्ट है। और यहाँ पे देखो वो एज अ पायलट गए थे। ठीक है, मतलब ये जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ना, इसके पायलट कौन थे? यही थे, शुभांशु शुक्ला थे। तो एक तरीके से ये ट्रेन हो रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हुई है यहाँ पे, ताकि आगे जब गगनयान मिशन जाएगा, जब इंडिया का खुद का मिशन जाएगा, जिसमें इंडिया प्लान ये कर रही है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद, यहाँ पे तो देखो यूएसए लेके गई ना, यूएसए सॉरी, या फिर आप स्पेस एक्स मान लो, प्राइवेट कंपनी है तो स्पेस एक्स लेके गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा खुद का रॉकेट, हमारा खुद का स्पेसक्राफ्ट होगा, और हमारे खुद के सारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिनको हम लेके स्पेस में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मिशन गगनयान मिशन है, जिसके बारे में बार बार उसकी लॉन्च डेट बढ़ाई जा रही है। अभी रिसेंट में 2027 कर दी गई है। ठीक है, और 4 जो लोग सेलेक्ट हुए हैं इस मिशन के लिए वो कौन है? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर
अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। ठीक, ये 4 लोग सेलेक्ट किए गए इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 न्यूज़ बहुत बड़ी थी, उनको थोड़ा आप डिटेल में देख के जाना, प्रोबेबिलिटी बहुत है आने की उसमें से। इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शीप, पहली इंडिया की जीन एडिटेड शीप कौन सी है? इसका एक्चुअली नाम कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन ये एक्चुअली मरीनो शीप होती है, कश्मीर मरीनो शीप, उसकी एक वैरायटी है। इसको डेवलप किसने किया है? SQAST यूनिवर्सिटी श्रीनगर, इसने डेवलप किया है। और इसको जीन को एडिट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, एक्चुअली देखो जीन एडिटिंग थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है। जीन एडिटिंग जो होता है ये एक्चुअली एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई फॉल्टी जीन है, ठीक है, अगर कोई फॉल्टी जीन है, उस फॉल्टी जीन को हटा के उसकी जगह रिप्लेस करके एक फंक्शनल जीन लगाया जा सके वहां पे। ठीक है, इसके लिए जीन एडिटिंग का यूज होता है। समझे बात आप? अब इसमें देखो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना जीन एडिटिंग में, वो होती है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज होती है। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी क्या होता है? CRISPR आप देखो, CRISPR जो होता है एक तरीके से ये लोकेशन बताएगा, जो फॉल्टी जीन होगा ना, जो जैसे मान लो ये है, तो इसमें जो फॉल्टी जीन होगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे वो लाई कर रहा है वो कौन ढूंढ के बताएगा? वो क्रिस्पर का काम है। CRISPR-Cas9 क्रिस्पर काम ये है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना फॉल्टी जीन की। और Cas9 का काम क्या है? ये एक तरीके से समझो वो कैंची होती है ना, सीजर, वो सीजर काम करता है। ये क्या करेगा? उसी लोकेशन जाके डीएनए को काटेगा। ठीक है, जो फॉल्टी डीएनए उसको काट के अलग कर देगा। ठीक, और उसकी जगह पे फिर क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा एक फंक्शनल डीएनए से, जो 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 डीएनए फंक्शनल होगा, जो काम कर रहा होगा ढंग से, उसको वहां पे Cas9 रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो कंडक्ट्स फर्स्ट मॉडल रॉकेट लॉन्च विद स्टूडेंट पेलोड इन कुशीनगर। ठीक है, एक तरीके से इसरो ने एक मॉडल रॉकेट को एक लॉन्च किया। ठीक है, मॉडल रॉकेट मतलब रॉकेट जैसा दिखने वाली चीज कोई उन्होंने लॉन्च करी है, और जिसके ऊपर क्या लगा था, मैंने आपको बताया रॉकेट होता है कि रॉकेट का काम एक तरीके से बस थ्रस्ट प्रोवाइड करके किसी चीज को ऊपर भेजना। ठीक, ताकि वो जाके जब स्पेसक्राफ्ट होता है खास करके, तो वो एक काम ये काम ये करेगा कि धरती के ऑर्बिट ऊपर ले जाकर उसको धरती के उसके ऑर्बिट में ले जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है रॉकेट का। और उसके बाद इसी के ऊपर क्या था, यहाँ पे देखो आप, इसरो कंडक्ट फर्स्ट मॉडल रॉकेट लॉन्च। तो यहाँ पे रॉकेट है, उसके ऊपर स्टूडेंट पेलोड कुछ लगा होगा। ठीक, तो ये एक तरीके मॉडल, लेकिन ये पूरा मॉडल था। ठीक है, मॉडल का मतलब ये है कि ये एक तरीके से उसको टेस्टिंग टाइप की चीज हो रही थी, ये नहीं कि एग्जैक्टली उन्होंने इसको लॉन्च किया होगा। टेस्टिंग के लिए कुछ एक क्या बोलते हैं, सिमुलेशन टाइप की एक्सरसाइज होती है। ठीक, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपी में हुआ है, कुशीनगर में। किसने कंडक्ट किया था? अभी 3-4 इसका नाम है, नाम जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे ये चीज हुई थी। स्टूडेंट पेलोड, इसके ऊपर स्टूडेंट पेलोड लगा हुआ था। मतलब स्टूडेंट पेलोड का मतलब ये कि स्टूडेंट ने ये चीजें बनाई होंगी। ठीक है, आगे जाके एक्चुअली एक कंपटीशन होने वाला है जहाँ पे ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस कंपटीशन। उसी के लिए इसरो क्या कर रही है, बच्चों को ट्रेन कर रही है कि अभी से आप लोग देखो, हम आपको ये ट्रेन कर रहे हैं ये सब बनाने में, फिर वो फाइनली उस कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तब वो फिर मॉडल रॉकेट नहीं होंगे, तो वो रियल रॉकेट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो PSLV C61, जिसको EOS-09 मिशन भी बोला गया था, ये एक्चुअली फेल हो गया था क्योंकि इसके थर्ड स्टेज में टेक्निकल कोई ग्लिच आ गई थी। ठीक है, ये फेल हो गया। ये एक्चुअली इंडिया का 101वां मिशन होता है, इसलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था, लेकिन ये फेल हो गया था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से। रॉकेट लॉन्च कौन सा EOS में, रॉकेट लॉन्च कौन सा, रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? PSLV एक्सेल ये हुआ था रॉकेट। और कौन सी सैटेलाइट लेके जा रहा था ये? EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, E से O और S, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये फुल फॉर्म यही होता है EOS का। अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली क्या होता है? ये एक तरीके से नाम से ही क्लियर है कि अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अर्थ को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? ठीक है, ताकि कुछ भी अगर अर्थ के पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, आप अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल डिजास्टर होगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स हैं, आप उन चीज़ों को वहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल पर्पज है, एक दो पर्पज नहीं, और भी पर्पज होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के। ओके, तो मेन बस बात आप ये समझो कि अर्थ ऑब्जर्व करने के काम आते हैं लोग। अच्छा, तो ये मिशन तो फेल हो गया। अब लेकिन PSLV के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लो, स्टैटिक पार्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, ये रहा रॉकेट, ये है PSLV। मैंने आपको जैसे भी ऊपर एक थोड़ा सा बनाया था, उसमें देखो जो ये होती है, ये 6 रॉकेट बूस्टर इंजन होते हैं, सॉलिड फ्यूल जिसमें यूज होता है। इनिशियल थ्रस्ट के लिए ये होते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके निकलते चले जाते हैं। फिर ये देखो फर्स्ट स्टेज, यहाँ से इंपॉर्टेंट, पहला स्टेज जो होता है PSLV में सॉलिड होता है, अल्टरनेटिव एक्चुअली, इसलिए आपको आसानी रहेगी याद करने। पहला स्टेज सॉलिड, दूसरा स्टेज लिक्विड, तीसरा स्टेज फिर सॉलिड,
चौथा स्टेज फिर लिक्विड, और फिर उसके ऊपर यही देखो यहाँ पे सेटेलाइट लगी होती है। ठीक, ऑर्बिट में जाने के बाद सीवी सेटेलाइट बचेगी, फिर उसको वही सोलर एनर्जी वगैरह से पावर मिलेगी और फिर वो अपना ऑर्बिट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पीएसएलवी कौन, और ऑब्वियस बात इसरो बनाती है। 4 स्टेज का रॉकेट है, सॉलिड लिक्विड। पेलोड कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो 1750 केजी तक कहाँ ले जा सकता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, एसएसओ तक, और 3800 केजी तक कहाँ ले जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि थोड़ा नीचे होता है इसलिए ज़्यादा वजन तक यहाँ तक ले जा सकता है ये पेलोड। यूज्ड फॉर लॉन्चिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक सैटेलाइट। ठीक है, रिलायबिलिटी भाई इसको एक्चुअली वर्क हॉर्स बोला जाता है, रॉकेट वर्क हाउस रॉकेट बताया था, क्योंकि इसने अभी तक 60+ सक्सेसफुल मिशन किए हैं इसरो के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको वर्क हाउस बोला जाता है। वेरिएंट्स के नाम यहाँ पे, इनको एक बार आप देख लेना। और ये आपको पता होना, जैसे चंद्रयान 1 मिशन जो था, मंगलयान था, कार्टोसैट मिशन है, ये सब बहुत फेमस मिशन है इसरो के इन सब में ही पीएसएलवी यूज हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट एवर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड पोलर रिसर्च व्हीकल। देखो, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड पोलर रिसर्च वेसल की बात कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से जैसे आपको पता होगा ना, आईएनएस हिंगरी है। ठीक है, आईएनएस और इस टाइप के बहुत सारे ना, आईएनएस अरिहंत है, वैसी एक पोलर रिसर्च के लिए वेसल बनाएगा इंडिया। ठीक है, जिसका काम यही होगा कि वो जो वेसल होगा, वो जो शिप होगी, ठीक है, बड़ी सी शिप होगी, उसका उसमें पोलर एरियाज एक्चुअली 2 है ना, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक पोल और अंटार्कटिक पोल। तो इन दोनों जगह पे अगर कोई रिसर्च करना होगा, तो रिसर्च करने की जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी फैसिलिटीज से वो जो वेसल होगा वो इक्विप्ड होगा। सिंपल सी बात ये है। इसमें इंडिया की हेल्प कौन कर रहा है, नॉर्वे की वो है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्पर, वो इंडिया का यूज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टारलिंक को लेकर भी फिर से मई में भी न्यूज था, मैं थोड़ा सा और इसको कवर इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंट और हो गया है इसमें। स्टारलिंक, इलॉन मस्क के बारे में सबको पता होगा, जो कि स्पेस एक्स के ओनर हैं, और स्पेस एक्स की ही सब्सिडरी है स्टारलिंक, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स, अभी ऊपर भी इसका नाम आपने देखा होगा। ठीक है, वो जब हम ऊपर बात कर रहे थे एक्सोम फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे भी स्पेस एक्स ने जो रॉकेट था वो स्पेस एक्स ने बनाया था, फैल्कन 9। ठीक है, तो यहाँ पे स्टारलिंक जो है वो एक्चुअली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड, देखो 2 टाइप के इंटरनेट सर्विस होते हैं ना, एक होता है लैंड बेस्ड, एक होता है सैटेलाइट बेस्ड। लैंड बेस्ड मैंने आपको बताया था कि उसमें फाइबर केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई तार की जरूरत पड़ती है उसमें। ठीक है, तो लैंड बेस में नॉर्मली होता है। सैटेलाइट बेस में ऐसा कुछ नहीं। देखो, सैटेलाइट बेस में क्या है, ये है बेस स्टेशन, यहाँ सिग्नल ऊपर गया सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से फिर सिग्नल नीचे आ गया घर तक। ठीक, तो ये सब रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो एडवांटेज का क्या है कि जो रिमोट एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ठीक से ये लाइन बिछाई नहीं जा सकती, या और भी अलग टाइप के इश्यूज आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इनका यूज़ बहुत बढ़ जाता है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज का। इसके साथ साथ कल को मान लो भाई ये फाइबर नेटवर्क वगैरह कुछ डिस्टर्ब, प्राकृतिक आपदा वगैरह में अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो ये सब लेकिन डिस्टर्ब भी नहीं होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इलॉन मस्क की जो कंपनी थी वो स्पेसएक्स की सब्सिडरी है आपकी स्टारलिंक। स्टारलिंक इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली पहली फॉरेन कंपनी बन चुकी है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि जियो और भारतीय एयरटेल, इंडिया में 2 मेजर वो है ना टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है, वोडाफोन भी, लेकिन अब ये 2 ज़्यादा मेजर है, जियो और भारतीय एयरटेल। इन्होंने बोला है कि ये पार्टनरशिप करेंगे स्पेस एक्स के साथ। बात एक्चुअली 2025 मार्च 2025 में बोल दी थी। और स्टारलिंक सर्विसेज जो है इंडिया में, अक्रॉस इंडिया वो डिप्लॉय करने में जियो और भारतीय एयरटेल एक साथ काम करेंगे स्टारलिंक के, ठीक है, स्पेस एक्स के साथ, ताकि स्टारलिंक को पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। ये बात है ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। होंडा सक्सेसफुली टेस्ट रीयूजेबल रॉकेट। रीयूजेबल रॉकेट, देखो रॉकेट क्या होते हैं। रॉकेट नॉर्मली पहले क्या होता था, जैसे आपने एक बार रॉकेट को ऊपर भेज दिया, फिर वो बस आके नीचे गिर गया और खराब हो गया। मतलब ऑब्वियस बात है, गिरेगा उतनी स्पीड में ऊपर से, तो वो टूटेगा फूटेगा खराब होगा। अब क्या है, नई टेक्नोलॉजीज बहुत सारी जगह पे क्या हो गई, बहुत सारी कंट्रीज ने ये चालू कर दिया रीयूजेबल रॉकेट बनाना, ताकि अगर वो एक बार पेलोड को ऊपर या सेटेलाइट को ऊपर लेके जा रहे हैं और एक बार सेटेलाइट को उन्होंने छोड़ दिया, फिर अब वो रिटर्न हो जाए, रॉकेट नीचे की तरफ रिटर्न हो जाए, सेफ रिटर्न हो जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है ना, पैसे बचेंगे, बार बार आप इसको यूज करते हो सेम रॉकेट को। ठीक, तो होंडा ने भी अभी टेस्ट किया है रीयूजेबल रॉकेट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मली आपको पता होगा होंडा क्या ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, हीरो होंडा से आपको होंडा का नाम पता होगा, होंडा की गाड़ियां भी आती हैं, तो आपको पता होगा ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। लेकिन ये अब पहली बार इस स्पेस टेक्नोलॉजी में भी घुसने जा रही है। जब इसने एक बार ये लॉन्च कर दिया तो ऑब्वियस बात है ना, ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भी घुस चुकी है, होंडा भी घुस चुकी है। होंडा कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है। तो एक तरीके से आप ये सोचो, ये अब
इसका सिग्निफिकेंस क्या, इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च रॉकेट टेस्ट बाय अ नॉन यूएस नॉन चाइनीज कंपनी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये जो रीयूजेबल रॉकेट टेस्ट होते हैं ये या तो फिर यूएस कंपनी करती है तो चाइनीज कंपनी करती है, लेकिन ये होंडा पहली ऐसी बन गई, जापानीज कंपनी है, तो ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि ना तो यूएस है ना चाइनीज कंपनी है। और इसी के साथ साथ अब ये जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है, प्राइवेट स्पेस सेक्टर को कौन डोमिनेट करता है, स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है और ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी। आपने अक्सर सुना होगा स्पेस एक्स में कुछ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट वहाँ पे गए, ठीक है, स्पेस में गए, या फिर स्पेस टूरिस्ट गए स्पेस में। ऐसे आपने ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस जो अमेजन के भी ओनर है, इनके बाद ब्लू ओरिजिन का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कि स्पेस टूरिस्ट में कई सारे इन्होंने भेजे ऊपर। तो ये सब प्राइवेट स्पेस सेक्टर में जो इस समय डोमिनेट कर रही है, दो कंपनीज कर रही हैं, अब होंडा भी इसी कैटेगरी में उतरने जा रही है। तो पूरी कहानी है। इंडिया का जो रीयूजेबल रॉकेट है उसका क्या नाम है, RLV-TD, रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार टू हैव इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार अब क्या है, इंडिया में कह रहा हूँ, बिहार में पहला न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है। और अब बिहार में पहला न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है। एक्चुअली सीन ये चल रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इस समय चल रहे हैं 6 जगह पे, 6 इंडियन स्टेट्स में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ऐसे ऐसे करके समझने की कोशिश करते हैं, 6 इंडियन स्टेट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। देखो नॉर्मली अपने इंडिया में देखोगे आपने कि जैसे आपका ककरापारा है, ठीक है, ऐसी कैगा है, ठीक, ऐसे ही आपका ये इधर कलपक्कम है, ठीक है। जो भी इंडिया में इस टाइप की है ना न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, मैक्सिमम आप देखोगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंडिया ये इन सब की जगह पे ये छोटे छोटे टाइप के होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर छोटे छोटे होते हैं, और मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब क्या था, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में होता है। इनको क्या था, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लाया जाता है, एक जगह पे ला के, जैसे मान लो बिहार में लाया गया, फिर इन्हीं को जोड़ दिया गया और बस वहीं का वहीं ये बन गए और तैयार हो गया ऑपरेट करना, ठीक है। इसलिए इनको मॉड्यूल स्मॉल मॉड्यूल, स्मॉल क्यों, क्योंकि छोटे छोटे, और मॉड्यूल ये क्योंकि छोटे छोटे मॉडल्स में लाया जाता है, फिर इनको असेंबल करके वहीं का वहीं ऑपरेट करना चालू कर देते हैं लोग, ठीक है। काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन भी कम करते हैं, इसीलिए अब इनको प्रेफर किया जा रहा है। तो इंडिया में 6 स्टेट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जा रहे हैं, उसमें से एक बिहार है। और ये बिहार में ओवरऑल पहली बार कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि बिहार में कोई नहीं है। यूपी में जैसे आपका बुलंदशहर में एक है ना, नरोरा, ठीक है, बिहार में लेकिन कोई भी नहीं, लेकिन अब ये पहला बन जाएगा जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा, ठीक है। ये है पूरी कहानी। नेक्स्ट देखिए, लेनाकापोवीर, ठीक है, लेनाकापोवीर, अब जो भी है इसको वो पढ़ लो। यूएस की जो ये FDA है, ठीक है, ये इनकी मेडिकल अथॉरिटी है, इसने इसको अप्रूव कर दिया है। और ये क्या चीज़ है एक्चुअली, ये बनाई किसने, लेनाकापोवीर किसने बनाई है, गिलीड साइंसेस जो है एक प्राइवेट कंपनी, उसने बनाई। और इसका यूज़ क्या है, HIV प्रिवेंशन के लिए। इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो HIV जो ड्रग्स होती थी ना, उनको क्या होता है, डेली खानी पड़ती थी, ठीक। इसमें ये है कि इसको सिर्फ, पहली बात तो ये इंजेक्शन है, और साल में सिर्फ 2 बार इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, और बस आपका HIV प्रिवेंशन वाला जो मॉड्यूल है वो चलता रहेगा, ठीक। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। अब क्वांटम कंप्यूटिंग वैली का मतलब यही ना कि यहाँ एक कोई वैली टाइप की चीज होगी जहाँ पे बहुत सारा क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम चल रहा होगा। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, अमरावती में, बस आप नाम याद रखो, अमरावती में, ओके। वन लाइनर वाली न्यूज में आते हैं, न्यू कोविड वेरिएंट, उसका नाम क्या है, निम्बस, नोवॉक्सोविड कोविड-19 वैक्सीन। देखो नोवॉक्स से बनाया, देखो नाम से क्या होता है ना, कई बार नाम से पता चलता है। देखो नोवॉक्स देखो, और यहाँ देखो नोवैक्स, ठीक है, एक जैसे नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से अगर पूछ सकते हैं ना आपसे कि किसने बनाया, तो आप नाम से थोड़ा गेस कर सकते हो। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है जिसको मैन्युफैक्चर नोवैक्स ने किया है, ठीक है। ओनली नॉन mRNA कोविड वैक्सीन करंटली अवेलेबल इन US, ठीक। डिंकर हर्बिसाइड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे करते हैं। हाँ, डिंकर हर्बिसाइड क्या है, एक्चुअली ये प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हर्बिसाइड के साथ ये होता है कि जब खेतों में जो खरपतवार होते हैं, जो खराब की चीज़ें, और हर्बिसाइड, ठीक है, जो हर्ब्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे पौधे होते उग जा रहे हैं उसमें, जो कि किसी यूज़ के नहीं, अपने आप उग गए, वो जब एक बार उग जाते हैं, फिर उसके बाद जब हर्बिसाइड डाला जाता है तो फिर वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये अलग टाइप की प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है, मतलब कि ये तभी अपना काम करना चालू कर देता है जब मतलब वीड अभी ग्रो करना चालू ही नहीं किए, ठीक है। यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेड राइस फार्मिंग, ठीक है। तो
ट्रांसप्लांटेड राइस फार्मिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले राइस की सैपलिंग छोटी छोटी एक फील्ड में छोटी जगह पे लगाई जाती है, फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं फिर उनको लाके बड़ी सी फील्ड में स्प्रेड करके लगा दिया जाता है। ये होता है ट्रांसप्लांटेड राइस फार्मिंग। इसी में फिर क्या किया जाता है, जब छोटी ये स्टॉप वीड्स बिफोर दे ग्रो, वीड मतलब छोटे छोटे जो वीड उग रहे हैं ना ये ग्रो करने के पहले ये उनको ग्रो ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको बनाया किसने? धनुका एग्रीटेक इंडिया की कंपनी और होको केमिकल जापान की कंपनी, इन्होंने बनाया। इंडिया फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडियनाइजेशन हब। अब एग्री ड्रोन मतलब ऐसे ड्रोन जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में काम आएंगे, और इंडिया का पहला इंडिजनाइजेशन हब मतलब इंडिया में ही बनाए जाएंगे, कहीं बाहर से लेके नहीं आना है। तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? चेन्नई में। और उसको कौन बना रहा है? गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हब टाइप का बनाएंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर ड्रोन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ठीक है, एआई मोड। ओके, एआई मोड इट्स अ न्यू फीचर इन गूगल सर्च दैट प्रोवाइड्स एआई पावर्ड रिस्पॉन्स टू यूजर क्वेरी। देखो गूगल सर्च इंजन में जब आप जाओगे तो एक बार आप टाइप करोगे ना कोई भी चीज़, तो आपको ऊपर जैसे न्यूज़ आती है, पीडीएफ डॉक्स आते हैं, ठीक है, ऐसे अलग चीज़ आती है ना, वैसे आप देखो एआई मोड भी लिख के आने लग गया आप। तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स देगा आपको। सिंपल सी बात ये है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। देखिए पहली न्यूज़ है 20% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर। अग्निवीर जानने से पहले आपको मैं अग्निपथ स्कीम के बारे में बताता हूँ। अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सबने सुना होगा। गवर्नमेंट ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी थी। एक्चुअली पर्पस ये था कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनमें एक रिपोर्ट के अंतर्गत ये पाया गया था कि मतलब यंग प्रोफाइल बहुत कम है। मतलब यंग जो सेना में जवान होने चाहिए एक्चुअली यंग होने चाहिए ज़्यादातर। तो ये देखा गया था कि मतलब हमारे जो जवान हैं उतने यंग हैं नहीं। इसी वजह से क्या था, ये स्कीम लाई गई थी ताकि एक जो यंग प्रोफाइल है वो मेंटेन करी जा सके सेना की। इसके अंतर्गत क्या था, जो फीचर था, जो 17 से 21 साल के जो लोग होंगे वो रिक्रूट हो सकते हैं एज ए अग्निवीर। ठीक है, इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और 4 साल के लिए। इस एज के जो लोग होंगे, ठीक है, इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है, एज की लिमिट थी वो ये थी 17 से 21 साल के लोग अग्निवीर की तरह रिक्रूट हो सकते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, और 4 साल के लिए रिक्रूट होंगे। 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल के बाद 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगा, इसमें से 25% लोगों को, ठीक है, 25 और 75, 25% जो अग्निवीर होंगे उनको रिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, उनको रिटेन कर लिया जाएगा आर्मी में आगे के पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर उनका प्रमोशन वगैरह होता रहेगा उसमें। 75% लोगों को क्या किया, डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उनको रिलीव कर दिया जाएगा, और रिलीव करने के साथ उनको क्या मिलेगा? सेवानिधि पैकेज मिलेगा। सेवानिधि पैकेज मिलेगा। सेवानिधि एक तरीके से हम लोग पेंशन है ये। ठीक है, इनको मिल जाएगा 75% लोगों को। अब इन्हीं 75% लोगों की बात यहाँ पे करी गई है। इन लोगों को, जिन लोगों को रिलीव कर दिया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये कह रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स में लेके आई है। ये जो 75% अग्निवीर है ना, इनके लिए 20% रिजर्वेशन जितनी पुलिस फोर्सेज हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितनी पुलिस फोर्सेज हैं उसमें इनको 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर कैटेगरी में मिलेगा। ठीक है, हर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक्चुअली, वर्टिकल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये है कि अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी में उसको 20% मिलेगा। ठीक है, ओबीसी वाले जितने भी ये एक्स अग्निवीर होंगे उनको अपने कैटेगरी में 20% मिलेगा। ठीक है, जो जनरल होंगे उनको जनरल में 20% मिलेगा। ठीक, तो यूपी ने ये चीज लॉन्च करी है। रुद्रास्त्र, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे करते हैं। रुद्रास्त्र वीटीओल ड्रोन। देखो, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वीटीओल का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियन आर्मी ने भी सक्सेसफुली इस ड्रोन को, ये टाइप का रुद्रास्त्र वीटीओल ड्रोन है, इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था। और ये है क्या चीज़? ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टाइप का ड्रोन है, यूएवी जिसको बोलते हैं। और ये इसका काम क्या था? डीप स्ट्राइक मिशन के लिए। ठीक है, मतलब काफ़ी एनिमी टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक जाके ये स्ट्राइक कर सकता है क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का मतलब क्या है? देखो, नॉर्मली जो आपने देखा होगा ना, एयरक्राफ्ट होते हैं उनको एक हवाई पट्टी चाहिए होती है। ठीक है, एयर स्ट्रिप चाहिए होती है, जिस पे फिर ऐसे फ्लाई करेंगे, फ्लाई करते करते फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वो होती है जैसे आप हेलीकॉप्टर को इमेजिन करो। हेलीकॉप्टर कैसे होता है? ठीक है, वो वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकली सीधे मतलब ऊपर जाता है ना, उठा और सीधे ऊपर चला गया, और लैंड भी सीधे ऊपर से नीचे आके कर सकता है। तो ये यही होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो ये इसी टाइप का ड्रोन है रुद्रास्त्र। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है ये पता होना चाहिए आपको। SDAL, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड है, इसने इसको डेवलप किया है। ये ट्रायल कहाँ पे कंडक्ट किए गए थे? पोखरण फायरिंग रेंज जो राजस्थान में, वहाँ किए गए थे। इसके कुछ फीचर देख लो। इंडिजिनसली डेवलप्ड, ऑब्वियस सी बात है, SDAL जो है ये इंडियन कंपनी है। लॉन्ग रेंज है, वही मैंने आपको बताया, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, 170 किलोमीटर की रेंज है, और वीटीओल है। ठीक है,
यूज फिर ये है इसके डीप स्ट्राइक, प्रेशन स्ट्राइक, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, इन सब में काम आ सकता है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिया टू इंडक्ट लॉन्ग रेंज वेरिएंट ऑफ पिनाका मिसाइल सिस्टम। ठीक है, पिनाका एक्चुअली है क्या? पिनाका होता है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये पिक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक ट्रक है, उसके ऊपर ये पिनाका सिस्टम लगा हुआ है। इसमें देखो ऊपर देखो, एक साथ कई सारी मिसाइलें लॉन्च करते हैं। आप अक्सर ये फोटो बॉर्डर वगैरह मूवीज अगर आपने देखी हो, उनमें आपको दिख जाएगी। तो इस टाइप की कुछ वो होती है। ठीक है, ये सिस्टम ऐसा है जो एक साथ मल्टीपल रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। ऐसी निकलती है, एक साथ निकलेंगे इसमें खूब सारे रॉकेट। तो यही है पिनाका, ये होता है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये होता है क्विक हाई वॉल्यूम एंड प्रेसिजन फायर पावर। ठीक है, अब ये डेवलप किसने किया था? पहली बात तो ये डीआरडीओ ने किया था पिनाका सिस्टम को। ठीक है, इसलिए इंडिजिनस भी हो गया ये। अच्छा, अभी इन्होंने क्या बोला है, इंडिया ने बोला है कि अब हम लॉन्ग रेंज वेरिएंट पिनाका का डेवलप करेंगे, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। इसीलिए न्यूज में चल रहा था ये कितनी अभी, क्योंकि ये इस पर बात चल रही है कितनी रेंज इसकी होगी। लेकिन मेन बात ये आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पिनाका किस टाइप का सिस्टम है। वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये आपको मेन चीज है जो यहाँ पता होनी चाहिए थी। अच्छा, अब ये देखो, नेक्स्ट वाला जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज फर्स्ट देखो, कई सारे इसमें कीवर्ड है। इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला ट्राई सर्विसेज। ठीक है, ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल वुमेन जितनी थी इसमें, इस पूरे मिशन में सारी औरतें थी, सारी वुमेन थी। ठीक है, अब इंटरनेशनल ओपन सी सेलिंग मिशन, इंटरनेशनल ओपन सी। ठीक है, इंडियन बॉर्डर में नहीं थी, मतलब इंडियन जो ईईजेड है या फिर इंडियन जो कंटिजेंस जोन है, ठीक है, वहां पे नहीं, ये ओपन सी में जाके सेलिंग एक्सपीडिशन हुआ है। ठीक, तो ये बात है। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस टाइप का एक मिशन जहाँ पे एक वेसल में, ठीक है, जो ये आपका ये जो वेसल मतलब जो शिप्स होती हैं, एक शिप में सारी वुमेन क्रू थी, सब कुछ उसको ऑपरेट करने वाली वुमेन थी, और ये अपने दम पे पूरा का पूरा इस मिशन को, इस शिप को लेके गई सियाचिल्स तक। ठीक है, सियाचिल्स में एक पोर्ट था, फोर्ट विक्टोरिया तक। अगर ये इंडिया है और ये मुंबई है और ये मान लो सीएचएल से यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ से ये लोग पहले यहाँ गए। ठीक है, सीएचएल्स तक गए, पोर्ट विक्टोरिया तक, और फिर वापस यहाँ से सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, वापस यहाँ से मुंबई में वापस आए। ठीक है, तो ये पूरा करने वाले पहली ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज की, मतलब तीनों सर्विसेज की वुमेन इन्वॉल्व थी, ऐसा सेलिंग ऑपरेशन करने वाला ये पहला मिशन था। इसमें वेसल जो शिप था वो कौन सा यूज हुआ है? त्रिवेणी। ये नाम आपको पता होना चाहिए, रूट पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ठीक से करना। ये देखो, ये पिक्चर काफी न्यूज में थी उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ था। फायर इंसिडेंट ऑन MV1 हाई 503 कंटेनर शिप। देखो, एक कंटेनर शिप था जिसपे सिंगापुर का फ्लैग लगा हुआ था। ये देखो यहाँ दिख रहा है, उसमें कैसे धुआं भी उठ रहा है। आप ये देखो, इसमें क्या हुआ, अचानक से एकदम आग लग गई। ठीक, और ये इंडिया की तरफ ही, केरला कोस्ट की तरफ, मतलब कोची कोस्ट तक, केरला पे की तरफ ये लगातार मतलब मूव करता हुआ चलता आ रहा था। आग लगी हुई थी, वो मूव करता हुआ आ रहा था, बहुत डैमेज कर सकता था ये। तो इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ने पूरी आग वाग बुझाई है, काफी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबा चला है। ठीक है, बहुत चीजें, हेलीकॉप्टर भी यूज हुआ, हर चीज हुआ उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वो था। इसका नाम क्या था? MV1 हाई 503 कंटेनर शिप था। कंटेनर शिप मतलब देखो ना, इसमें देख भी रहोगे ना, खूब सारे कंटेनर लगे हुए हैं। ठीक है, कंटेनर लदे हुए थे। ठीक, तो ये था, और ये कोची की कोस्ट की तरफ आ रहा था। ठीक, और इसको फिर इसमें आग वाग बुझाई गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आईबेक्स तराना 88.4 FM। ठीक है, ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसको कि अभी आर्मी चीफ जो हैं हमारे प्रेजेंटली उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ से इसको लॉन्च किया है? ज्योतिर्मठ में इसको लॉन्च किया है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ज्योतिर्मठ का पहले नाम जोशीमठ था, उसको बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अब ये कहाँ पे है? लोकेशन क्या है? ज्योतिर्मठ में है इसकी। ठीक है, ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है ये यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। इसका पर्पस क्या है? देखो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये लोकल रीजन को कैटर करने के लिए होता है। ठीक है, जो रेडियो स्टेशन होते हैं, मतलब इसमें एक तरीके से लोकल भाषा में न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ताकि लोकल जो जनता है उनको समझ में आ सके वो सब चीज़ें। ठीक है, लोकल भाषा में न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाएगा, न्यूज़ दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो रीजनल कल्चर होता है ना, जो लोकल कल्चर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे गढ़वाली कल्चर है जो ज्योतिर्मठ में। ठीक है, तो गढ़वाली कल्चर में जागर ट्रेडिशन के जो गाने वाने होंगे, ठीक है, और भी जो वहाँ पे फोक सिंगिंग होगी, उसको प्रमोट करते हैं लोग। ठीक है, वो वाले गाने उसमें बजेंगे। ठीक, तो ये सब कम्युनिटी रेडियो का काम होता है। ठीक है, एक तरीके से कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये होता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का काम।
तो ऐसा जो आइबेक्स तराना, ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बनाया गया उसका नाम क्या है, आइबेक्स तराना 88.4। ठीक है, इसमें देखो एक बात, ये देखो आइबेक्स आपको पता होना चाहिए, आइबेक्स एक टाइप की गोट होती है जो कि कहाँ मिलती है, ये आपकी ज्योतिर्मठ में मिलती है, एक्चुअली पहाड़ों में मिलती है ये, और ज्योतिर्मठ में मिलती है, इसलिए इसका नाम भी इसी पर रखा गया आइबेक्स पे ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, INSV कौंडिन्य। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पूरी शिप को जिस तरीके से ट्रेडिशनली, एक देखो ट्रेडिशनली शिप जो इंडिया, एक्चुअली आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, इंडिया में शिप बिल्डिंग का बहुत लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है। ठीक है, इनफैक्ट शिप बिल्डिंग जो एडवांसमेंट थी ना इंडिया में, एंशियंट इंडिया में, वो काफी फेमस थी ऑल ओवर इंडिया, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक, इतना ज्यादा हम लोग क्या पे शिप बिल्डिंग जो एक्टिविटी थी इतनी फेमस होती थी, खासकर ऑब्वियस बात है कोस्टल एरिया में होगा। अच्छा, तो उस समय क्या था, एक जो मेथड था ना शिप बिल्डिंग का, एक मेथड जो एंशियंट टाइम में जो फ्लरिश करता था वो था टंकई मेथड। टंकई मेथड, ठीक है। नॉर्मली आप मॉडर्न शिप में देखोगे तो क्या है, जैसे मान लो शिप कैसे बन रही है भाई, दो वुडन प्लैंक होंगे ना, दो वुडन प्लैंक होंगे, अब इनको जोड़ना है आपस में, तो ऐसे कुछ कीलियां लगा के जोड़ा जाएगा इनको। ठीक, इसमें क्या होता था, यहाँ पे कीलियां लगा के जोड़ जोड़ दिया था, इसमें क्या होता था, अगर दो वुडन ये प्लैंक है, अब ऐसी शिप पे मान लो, ये मैं फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ऐसे लकड़ियां लगी हुई खूब सारी, तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके से रोप से बांध रहा है इनको। ठीक है, इनको आपस में रोप रोप से बांधता है। अच्छा, रोप से बांधने का फायदा ये है कि ऑब्वियस बात है लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा होता है, इस वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत होती है और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। अब मॉडर्न शिप ऐसी नहीं बनती है, लेकिन INS जो कौंडिन्य है इसको इसी टेक्निक से बनाया गया है। टंकई मेथड जो टेक्निक है, जो इंडिया की 2000 साल पुरानी टेक्निक है शिप बिल्डिंग की, स्टेज शिप बिल्डिंग टेक्निक भी जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, INS कौंडिन्य को, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल मुझे लग रहा है आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, इंडक्टेड एट कहाँ पे इसको इंडक्ट किया गया, करवार कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हर कंट्री के पास अपने, हर कंट्री तो नहीं एक्चुअली, पूरे वर्ल्ड में आई गेस 3 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एट प्रेजेंट। तो इंडिया के पास एट प्रेजेंट 5th जनरेशन नहीं है, इंडिया के पास जो सबसे हाईएस्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो है 4.5 जनरेशन का, जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है वो है राफेल, और वो भी इंडिजिनस नहीं है, राफेल इंडिया फ्रांस से लेता है, डसॉ एविएशन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कराता है, और ये 4.5 जनरेशन है। पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे एट प्रेजेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ यूएस के पास है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, F-22 और F-35। रशिया के पास है जिसका नाम है Su-57, और चाइना के पास है जिसका नाम है चेंगडू J-20। ठीक है, इन 3 के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इंडिया का एम यह है कि इंडिया अपना इंडिजिनियसली डेवलप्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। उसका नाम क्या रखेगा, अमका। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अमका। एक्चुअली ये न्यूज देखो, डिफेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव द प्लान टू बिल्ड इंडिया ओन 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका नाम क्या होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आमका। ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए AMCA क्या है। ये इंडिया अभी एक्चुअली इस पर टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं कि अगले 1 साल में बनने वाला है, ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है, लेकिन इंडिया ने इसको इनिशिएट कर दिया है कि भाई हाँ हम प्लान कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। नेक्स्ट देखो, इंटरपोल इशूड सिल्वर नोटिस ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट। ठीक है, इंटरपोल देखो एक्चुअली एक तरीके से एक बॉडी है, पहले इसको देखते हैं। इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर का है लियोन, फ्रांस में। इसमें कितने मेंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया भी उसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। ये एक तरीके से इंटरपोल का काम एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरीके से आप ऐसे समझो कि इंटरपोल खुद में उसकी कोई फोर्स नहीं है। पहली बात तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि इंटरपोल के पास अपने खुद के कुछ पुलिस फोर्स होगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये एक तरीके से बस ये जो पुलिस फोर्सेज है ना, हर एक कंट्री की अपनी अलग जुरिस्डिक्शन होती है, पुलिस फोर्स की भी अलग जुरिस्डिक्शन होती है हर कंट्री की, तो ये उनके बीच में कॉपरेशन एक हो सके। ठीक है, डेटा एक दूसरे शेयर कर सकें। ठीक है, इन सब का काम ये बस इंटरपोल करती है। ये कैसे करती, यही इसी टाइप से नोटिस जारी करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया किसी वांटेड पर्सन के बारे में। ठीक है, मान लो एक कोई वांटेड पर्सन था, भगोड़ा था, जो इंडिया से भाग के चला गया। ठीक है, इंडिया से भाग के चला गया, मान लो इंडिया से भाग के चला गया सऊदी अरेबिया। ठीक, अब इंडिया ने रिक्वेस्ट किया रेड पोल से कि भाई इसके अगेंस्ट एक रेड नोटिस जारी करो। ठीक है, क्योंकि ये वांटेड पर्सन है इंडिया में, ये क्राइम कमिट करके गया है यहाँ से। तो अब इंटरपोल क्या करेगा, उस पर्सन को उसके अगेंस्ट एक रेड नोटिस जारी करेगा, और फिर वही रेड नोटिस क्या होगा कि
सऊदी अरेबिया में हर एक जितनी पुलिस अथॉरिटीज है सबके पास वो नोटिस पहुंच जाएगी। अब अगर उनको कहीं पे वो पर्सन दिखता है तो उसको डिटेन कर सकते हैं वो लोग। ये पूरी चीज ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये काम है इंटरपोल का। अब इंडिया एक्चुअली देखो, नॉर्मली ये एक बार आप देख लेना, जितनी है मेरे हिसाब से सारी मत देखना, बस ये रेड येलो, ठीक है, ये ऊपर की 2-3 देख लेना, रेड येलो इतना देख लो, और सिल्वर देख लो, क्योंकि सिल्वर अभी नोटिस अभी रिसेंट में इसको लॉन्च किया गया। ये पहले सिल्वर नोटिस नाम की कोई चीज नहीं थी, रिसेंटली भी लॉन्च किया है। अच्छा, पहला सिल्वर नोटिस कब लॉन्च हुआ था? देखो जनवरी में हुआ था, जब इसी साल जनवरी में हुआ था, इटली ने जब बोला था लॉन्च कर इसको नोटिस को इशू करने के लिए, तब इसने इंटरपोल ने इशू किया था पहला सिल्वर नोटिस। अच्छा, इंडिया ने अभी रिसेंटली बोला कि भाई एक सिल्वर नोटिस आप वो इशू करिए, किसके अगेंस्ट? एक ये शुभम शौकीन करके एक फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसी ऑफिसर था, इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये वीजा फ्रॉड केस में किसी इन्वॉल्व था। अब देखो सिल्वर नोटिस होती क्या है। सिल्वर नोटिस का मतलब ये है, सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, जो भी फ्यूजिटिव आदमी है, ठीक है, जो भी भगौड़ा है, उसके एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इंडिया ने जब रिक्वेस्ट करी इंटरपोल को कि भाई ये जो बंदा है ना शुभम शौकीन, ठीक है, ये इंडिया, ये ऑब्वियस सी बात है कोई फ्रॉड किया होगा इसने, इसी वजह से इंडिया ने क्या बोला कि भाई इसके अगेंस्ट हमको एक आप सिल्वर नोटिस जारी कर दिए, ताकि जो इटली की जो सरकार है वो हमें उसके एसेट्स जो है ना वहाँ पे इटली में, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे सके। तो बस ये पूरी कहानी है, एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक है। सिल्वर नोटिस जो है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट, क्रिमिनल एसेट की आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिंग की, सिंपल सी बात आपको इतनी पता होनी चाहिए। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, कॉन्वेक्स 3 2025 में एक अभी ये एक्सरसाइज हुई है, ड्रिल हुई है, एक्सरसाइज बोलो जो भी, कॉन्वेक्स 3 हुई है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज ड्रिल थी है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक इतनी बड़ी कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी, मान लो कल को न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कुछ स्पिल ओवर हो गया या फिर कोई आपदा आ गई, तो उससे बचने के लिए, अगर सॉरी उससे बचने के लिए नहीं, ऐसे केसेस में रिस्पॉन्स क्या होगा, उसको एक ड्रिल, ठीक है, एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट थी। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? ये रोमानिया में हुई है, और 75 कंट्रीज, 75 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। इसको कंडक्ट किसने कराया था? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और रोमानिया ने मिलकर इसको कंडक्ट कराया था। पर्पस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दिए और आपको उसके वेन्यूज वगैरह बताएं। देखो एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस के बीच में होती है, ये कहाँ पे हुई इसका वेन्यू? ला कैवलरी फ्रांस में, ठीक है। एक्सरसाइज खानक्वेस्ट मल्टीनेशनल है, मतलब कई सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है, ये कहाँ पे हुए? उलान बटार में, मंगोलिया, जहाँ मंगोलिया में होता है ये। और ये क्या है, एक तरीके से यूएन पीस कीपिंग जो ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें जो मल्टीपल कंट्रीज क्योंकि उसमें वो होती है, तो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती है, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज खानक्वेस्ट। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में। ये देखो नॉर्थ इंडिया में मल्टीपल लोकेशन हुई थी, लेकिन एक लोकेशन इसका क्या था? बागपत भी था यूपी में। नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा ना बागपत यूपी में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी का जो पेपर देना उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बागपत में हुई थी, कई जगह पे हुई थी, लेकिन जो फाइनल जो इसकी कंक्लूडिंग जो एक्सरसाइज हुई थी वो बागपत यूपी में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट एवर ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड यूएस एयरफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। पहला पहला पार्ट इसमें पहला टॉपिक इसमें नाव्या इनिशिएटिव। नाव्या इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, दो मिनिस्ट्री ने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लॉन्च किया है? सोनभद्र में लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र में लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च यहाँ से किया गया है, लेकिन ये और भी जगह पे इसको आगे जाके इसको प्रमोट किया गया होगा, ठीक है। पायलट फेज में क्या था? ये कवर्स 27 डिस्ट्रिक्ट्स। पायलट फेज का मतलब ये होता है कि इनिशियली कुछ जगह पे इसको लॉन्च किया जाता है। पायलट फेज का एक्चुअली मतलब यही होता है, पायलट प्रोजेक्ट हो गया, पायलट फेज हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इनिशियली बस थोड़ी जगह पे किसी भी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, एक तरीके से उसको टेस्ट किया जा रहा है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसमें कमियां क्या हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि आगे जाकर उसको कैसे ठीक किया जा सके। इसलिए कुछ जगह पे बस पायलट फेज में लॉन्च किया जाता है। तो इनिशियली देखो यहाँ पे 27 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था इन 19 स्टेट, बाद में इसको और जगह पे भी लॉन्च करने का प्लान होगा। ये 27 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? या तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, यहाँ से 27 डिस्ट्रिक्ट इन्हीं दोनों जगह से थी, ठीक है। अब देखो इसका एम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम इसका ये था, वोकेशनल ट्रेनिंग टू एडोलेसेंट गर्ल्स
एडोलेसेंट गर्ल कौन सी है, 16 से 18 साल की जो लड़कियां थी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग उनको दी गई थी, ठीक है, स्पेशली इन एस्पिरेशनल एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ये एम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये क्यों दिया गया था, सिंपल सी बात, देखो ये स्कीम काम कैसे करी ये भी एक बार देख लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो देखो दो दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी ना, देखो इसमें दोनों का काम क्या था। पहली बात तो किन लड़कियों को चूज करना था, ठीक है, ये काम करनी थी, तो जो गर्ल्स आइडेंटिफाई करनी थी ना, वो किसने किया था, ये काम इसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, कि किन लड़कियों को ये स्किल ट्रेनिंग देनी है, ये काम एमडब्ल्यूसीडी ने दिया था। उसके बाद उनको जो स्किल ट्रेनिंग दी गई थी वो दी गई थी इस वाली मिनिस्ट्री के अंतर्गत, इस क्योंकि ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट काम है ना स्किल ट्रेनिंग देना, तो इन्होंने अपने पीएम कौशल विकास जो योजना है और पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, ये दोनों स्कीम इसी की है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की, तो इसी के अंतर्गत इनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी थी। कैसे स्किल डेवलपमेंट का कैसे होना था, ग्राफिक डिजाइन में ट्रेनिंग दी गई, फोन असेंबली करने में, ठीक है, सोलर पैनल जो पीवी होते हैं, ठीक है, उनके इंस्टॉलेशन में, हैंड एम्ब्रॉयडरी में, इस टाइप की और भी चीजें थी। तो बस आपको एक आइडिया होना चाहिए किस टाइप की ट्रेनिंग दी गई थी बच्चों को, ठीक। तो ओवरऑल बात ये, इतनी बात आपको इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लग रहा है, इसको एक बार देख लेना। प्रतिभा सेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा सेतु, देखो जो बच्चे यूपीएससी का पेपर देते हैं और जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता है, मतलब वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गए लेकिन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए यूपीएससी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई वेबसाइट वगैरह होगी। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बच्चों का जो विलिंगली खुद चाह रहे हैं कि हाँ हम नौकरी चाहते हैं और जिनका मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन बच्चों की इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल रहेगी। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग एम्प्लॉयर्स मतलब गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जिन लोगों को एम्प्लॉयज चाहिए, वो लोग वहाँ जाके ऐसे बच्चों का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उनको रिक्रूट कर सकते हैं। ये है पूरी कहानी इसमें, ठीक है। तो इसका नाम है प्रतिभा सेतु और लॉन्च किसने किया था, यूपीएससी ने। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। इंडिया में देखो एक इशू ये है कि लैब टू लैंड, थोड़ा इसको नाम से आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। लैब टू लैंड, इंडिया में इशू ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है कहाँ पे होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में होता है, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। और ये रिसर्च क्या होता है, जैसे मान लो कि बेटर वैरायटी की राइस की, कोई फॉर एग्जांपल मान लो बेटर वैरायटी की राइस जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, राइस बनाया गया, ठीक है। तो फिर ये हीट टॉलरेंट, ठीक है, पेस्ट टॉलरेंट राइस बनाया गया, ठीक। फिर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, ठीक है, एचवाईवी सीड्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर यूज कैसे बेटर किया जा सकता है, ठीक है। सॉइल हेल्थ कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो इन सब पे काम होता है केवीजीएस में। इनका एक्चुअली मेन ये सब हो क्यों रहा है, किसान विज्ञान केंद्र में एक्चुअली हो यही रहा है। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस आपने सुना होगा, उसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, ये फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा ये खेतों तक, किसानों तक और उनके खेतों तक पहुंचाया जा सके। भाई इसका मेन पर्पज ये थोड़ी ना कि भाई आप बना दे रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, जब तक कि वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो क्योंकि बनाया किसके लिए जा रहा है, किसानों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, खेती के लिए बनाया जा रहा है। खेती में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इंडिया में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, और लैंड बढ़ा नहीं सकते जहाँ पे खेती कर सकते हो, और प्रोडक्टिविटी लेकिन आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो मेन काम ये इसी के लिए हो रहा है, खेती के लिए हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो रीच है ना, ये बहुत कम है। आपने अपने आसपास ही जो भी गांव से बच्चे हैं या फिर जो शहर में हैं, जिनके रिश्तेदार गांव में, आप कभी उनसे आके बार इंटरेक्ट करके देखना, आप खुद पता चल जाएगा कि साइंटिफिक तौर पे खेती कितनी होती है इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक इनिशिएटिव या इनिशिएटिव नहीं, अभियान चालू किया गया। अभियान का मतलब ये हो गया ना, कुछ दिनों के लिए चलाया गया हो गया। तो ये 15 दिन का अभियान था, नेशनल कैंपेन था। कब से कब तक, 29 मई से 12 जून 2025 तक का ये एक 15 दिन का ये प्लान था, अभियान था। किसने, कहाँ से लॉन्च हुआ था, पुरी से हुआ था, पुरी उड़ीसा से लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया था। और इसका काम क्या था, इसका काम यही था कि जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च होता है उसको किसानों तक पहुंचाया जा सके। 1.5 करोड़ किसान, 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में 780 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट है, तो वही हो गया 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट में कि जो 1.5 करोड़ फार्मर हैं, उन तक ये एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह जो है ये सब पहुंचाई जा सके। यही है पूरी बात। और ये कैंपेन जो पीएम मोदी का जो विजन है ना, लैब टू लैंड, मतलब लैब में जो भी रिसर्च हो रही है वो लैंड तक पहुंचाओ उसको, उससे अलाइन करता है ये। तो ये थी पूरी बात। एम मैंने आपको बता दिया, इसका यही काम है, किसानों तक ये साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है, जो नॉलेज हो रही है, तक पहुंचाई जा सके उन तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। देखो
ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था, उससे पहले एक बार देख लेते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम है क्या। ये स्कीम 2022 में लॉन्च करी गई थी। किसने लॉन्च करी थी? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने करी होगी, ठीक है, जब स्टेशन की बात हो रही है अमृत भारत। और इसका काम क्या था? देखो, नए रेलवे स्टेशन बनाना इसका काम नहीं था। इसका काम ये था कि जो एग्जिस्टिंग 1309, ठीक है, रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड और मॉडर्नाइज करना है। 1300 जो नो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है उनको अपग्रेड और मॉडर्नाइज करना। अपग्रेड कैसे करोगे आप? भाई एस्केलेटर लगा दो, ठीक है, आपने रैंप देखे होंगे सॉरी, रैंप लगा दो, एस्केलेटर्स लगा दो, लिफ्ट लगा दो, ठीक है, उसका डिजिटल डिस्प्ले लगा दो, जहाँ पे मतलब वो टीवी टाइप की चीज़ होती है ना, जिसमें आप देखते होगे कि डिजिटली आपको दिखाई जाती है उसमें कि ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है। तो यही होता है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन। तो यही सब काम करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1309 जो रेलवे स्टेशन थे उनका अपग्रेडेशन करना था। इन 1309 में 157 जो थे, 157 वो यूपी से थे। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट 103 रीडेवलप्ड रेलवे, इसी जो 1309 थे ना उसमें से 103 जो स्टेशन थे वो रीडेवलप होकर तैयार हो गए थे, उन्हीं को इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा था। ये जो 103 जो जून में भी इनॉग्रेट करे गए, कि जिनको अपग्रेडेशन जिनका पूरा हो गया था, उसमें से 19 यूपी से थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारत जन एलएलएम। देखो, इसको जानने से पहले एक बार हम देखते हैं ये एलएलएम क्या होता है। देखो, एलएलएम जो होता है, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, आप लोग यूज़ करते हो ना सब लोग, चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, ठीक है, जितने भी है ना ये सब, और भी ऐसा आपको परप्लेक्सिटी हो गया, ये सब एलएलएम की कैटेगरी में आते हैं। एलएलएम एक्चुअली होता क्या है? ये एक पावरफुल एआई मॉडल होता है, पावरफुल एआई मॉडल होता है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ठीक है, एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्या करेगा, लैंग्वेज को समझ सकता है, उसमें उसको प्रोसेस कर सकता है और फिर जनरेट भी कर सकता है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एलएलएम का मेन काम यही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इसका मेन काम यही है कि ये किसी भी एक से मतलब कई सारी लैंग्वेजेस में ये उनको समझ भी सकता है, उनमें फिर आपको रिस्पॉन्स भी जनरेट करके देगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यही होता है एलएलएम। उसी में अगर आप मल्टी मॉडल लगा दो ना, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक बार आपने मल्टी मॉडल लगा दिया, इसका मतलब ये है कि आप उसको अब टेक्स्ट में, स्पीच में, इमेज में, वीडियो में, किसी भी तरीके से लैंग्वेज आप उसको फीड कर सकते हो और वो उसी टाइप से आपको रिस्पॉन्स भी दे सकता है। मल्टी मॉडल का मतलब ये हो गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जब मल्टी मॉडल लगाते हो तो उसका मतलब ये हो गया, अगर सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहता, ठीक, मल्टी मॉडल नहीं होता, तो ऑब्वियस बात ये हो सकता था कि सिर्फ टेक्स्ट आप उसको दोगे तो वो टेक्स्ट में रिस्पॉन्स कर पाएगा। लेकिन जब मल्टी मॉडल हो गया इसका मतलब ये है कि आप उसको टेक्स्ट में दो या बोल के उसको दो कोई चीज, ठीक है, या फिर आप उसको कोई इमेज फीड करके दे दो या कोई वीडियो फीड करके दो, तो उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक। तो ये होता है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे बात ये आती है, भारत जन एलएलएम क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने अभी रिसेंटली बोला है कि हम लोग भारत जन समिट 2025 जो हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें बोला था कि हम लोग भारत जन एलएलएम लॉन्च कर रहे हैं। ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड, देखो दो बातें हैं, पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड, उसके साथ साथ गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड और गवर्नमेंट फंडेड दोनों अगर आप देखोगे तब जाके वो भारत जन एलएलएम है। लेकिन अगर सिर्फ आप ये देखोगे पहला इंडिजिनियस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, ये देखो यहाँ पे, तो उसका नाम हो जाएगा सर्वम, ठीक है। सर्वम मतलब उसका नाम नहीं, सर्वम एक बेंगलुरु की स्टार्टअप है जो कि बनाएगी पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एआई एलएलएम, ठीक है, वो सर्वम बनाएगी। लेकिन अगर ये देखोगे फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड, उसके साथ साथ जिसको कि गवर्नमेंट ने फंड किया हो बनाने के लिए, मतलब ठीक है आप बना रहे हो, हम उसको फंडिंग कर रहे हैं, तब वो कौन सा है? तब वो आपका भारत जन एलएलएम है। और इसको कौन बना रहा है? वो आईआईटी बॉम्बे की एक टीम है जो कि बाकी चीजों को, पूरी चीज को ये एक तरीके से वो करेगी, लीड करेगी, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है? ये देखो, आप चैट जीपीटी वगैरह में एक इशू देखना कि जो रीजनल लैंग्वेज है या जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें वो इंग्लिश में तो बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन हिंदी में रिलेटिवली बहुत कम देता है, और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसमें और बुरे रिस्पॉन्स देगा वो। ये लोग, इनका काम यही है भारत जन एलएलएम में। पहली बात तो ये है कि जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये इनको समझ सकता है, इनमें रिस्पॉन्स देगा। इसके साथ साथ ये देखो, ये स्पेसिफिकली फोकस किस पे कर रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उस पर इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी, ठीक है, जैसे मुझे कल को या फिर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी या हेल्थ केयर से होगी, ठीक है, इन सब में
डेटा इसको फीड किया जाएगा और उसके बाद ये रिस्पॉन्स इसमें बहुत अच्छे तरीके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना है कि भाई मैं लाभार्थी उसका हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको ये चीज़ मान लो मराठी में उसको बोलूंगा तो वो बात इस समझ जाएगा। ठीक, समझने के बाद अब ये चीज़ चाहे मैं उसको स्पीच में बोलूँ, ठीक है, बोल के बोलूँ कि हाँ भाई ये स्कीम है, मुझे ये जानना है कि मैं इसका लाभार्थी हूँ कि नहीं, मैंने बोल के दे दिया, ठीक है, या फिर टेक्स्ट में, ठीक, या फिर एक तो हो गया बोल के, या फिर टेक्स्ट मैंने लिख के दे दिया उसको, या फिर इमेजेस में, ठीक है, कोई एक इमेज थी मेरे पास, मैंने उसको वो इमेज फीड कर दी, तो उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी इसकी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सागर में सम्मान। इसमें आपको सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए कि जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन मैरीटाइम सेक्टर में, ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में क्या होता है, जो शिप बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये सेलिंग हो गया, ये सब मैरीटाइम सेक्टर होता है। तो फ्रॉम डॉक टू लीडरशिप, ठीक है, इस पूरे सेक्टर में हर एक रोल में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। सिंपल सी बात ये बस आपसे पूछ सकते हैं सागर में सम्मान किससे रिलेटेड है, तो ये वुमेन पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम सेक्टर बढ़ाना है। और ये जो लॉन्च था इसको किसने किया था, ये सर्बानंद सोनोवाल जो है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, इन्होंने लॉन्च किया था। कब किया इसको लॉन्च, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम इसमें लॉन्च किया था। और देखो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 12% फीमेल रिप्रेजेंटेशन तक लेके जाना है 2030 तक मैरीटाइम सेक्टर में। ठीक है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, देखो इस टाइप से कुछ सवाल आते हैं, आपको पता होगा यूपीपीएससी 2024 में पीरियड लॉ पैसा कमाओ पे जो उत्तराखंड की स्कीम थी उस पर सवाल पूछा था। ऐसे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किसने लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। इसमें क्या है, इसका एम क्या है, स्टेट में जो ग्रीन कवर है, मतलब जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाना है। ऑब्वियसली बात है, पेड़ लगाएंगे ना, तो पेड़ लगाएंगे, और किस टाइप के पेड़ लगाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ठीक है, ऐसे पेड़ जिनमें फल निकलते हों, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, पहाड़ी एरिया ना, तो एप्पल की पैदावार ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे। तो फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाई जाएगी, और कहाँ पे लगाई जाएगी, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे, ठीक है, बंजर जमीन जो है, ठीक है, जो जहाँ पे मतलब ठीक से कोई खेती नहीं हो सकती, या फिर जहाँ पे पहले से ही फॉरेस्ट नहीं है, तो ऐसी जगह पे फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगा के, इसके दो फायदे हो गए। ठीक है, आपने पहली बात तो ग्रीन कवर बढ़ाया, दूसरी बात ये है कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है किसानों को तो फायदा होगा ना, जो ये काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो मतलब इस सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, उन सबको ही फायदा होगा। तो ये स्कीम किसकी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लोक संवर्धन पर्व। इसको लॉन्च किसने किया था, ये एक तरीके से मल्टी डे फेस्टिवल है, पर्व नाम से पता चल रहा, पर्व है तो फेस्टिवल होगा, मल्टीपल डे फेस्टिवल है। कहाँ पे लॉन्च हुआ था, न्यू दिल्ली में। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। इसका एक्चुअली 11 साल अभी गवर्नमेंट को कंप्लीट हुए ना, बीजेपी गवर्नमेंट को 11 साल हो गए पावर में, तो उसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये फेस्टिवल एक तरीके से लॉन्च किया था, लोक संवर्धन पर्व। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो स्कीम्स है ना और इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में जो बेनिफिशियरी हैं उनको अवगत कराना था, ठीक है, अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ानी थी। इसके साथ साथ जो भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनकी जो भी टैलेंट है, ट्रेडिशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उन सबको इस फेस्टिवल में प्रेजेंट करना था जनता के सामने। ठीक है, अगर चिकनकारी का काम कर रहे हैं जैसे लखनऊ में होता है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कुछ स्टॉल लगे होंगे जहाँ पे वो चीज़ बेची जा रही होगी या फिर शोकेस किया जा रहा होगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, और उससे क्या होगा, उनके जो टैलेंट है उसको प्रमोशन होगा, जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये दो इसके एम थे। नेक्स्ट देखो आयुष निवेश सारथी पोर्टल। अब नाम से पता चल रहा है, देखो आयुष में निवेश ही कर रहे होंगे। आयुष क्या है, आयुष जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आपको पता ही होगा, तो उसमें आयुष जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसमें निवेश बढ़ाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। मतलब इस पोर्टल में यही होगा कि जो इंडिया में जो इन्वेस्ट करेंगे ना, जो इन्वेस्टर्स होंगे जो इस पोर्टल में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनको ही एक तरीके से अट्रैक्ट करना है, ऐसे इन्वेस्टर्स को, बस यही काम है इसका, इतना आपको पता होना चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, स्कीम फॉर राइटिंग बुक्स ओरिजिनली इन हिंदी ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट। ये देखो पूरा स्कीम का नाम है, इसलिए मैंने इसको उसमें रखा हुआ है, पूरा स्कीम का नाम है। नाम से एक्चुअली काफी चीजें क्लियर हो जा रही है, इसीलिए बस आपसे मोस्ट ऑफ से ये पूछेगा किसने स्कीम लॉन्च करी है, ये आरबीआई ने लॉन्च करी है। ठीक है, इसका टारगेट यही है। देखो दो टाइप की बुक हो सकती है ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, जैसे मान लो आप इकोनॉमी की रमेश सिंह पढ़ रहे हो, ठीक, या तो भाई ऐसा हो सकता है कि रमेश सिंह ने उन्होंने उसको इंग्लिश में लिखी हो, ठीक,
तो इंग्लिश में लिखी होगी। अब जो बच्चे हिंदी में, या तो फिर वो बाद में क्या हुआ होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए या तो फिर वो इंग्लिश में लिखी गई होगी और हिंदी में ट्रांसलेट कर दी गई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बुक ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई हो, ठीक है, ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई हो। तो ऐसा लेकिन है नहीं, रमेश सिंह जो है वो इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी में ट्रांसलेट करी गई है। तो अब यहाँ पे सीन ये आ रहा है, ये जो स्कीम है ये एक्चुअली प्रमोट करना चाहती है जो भी इकोनॉमिक के सब्जेक्ट है उसको प्रमोट कर रही है कि हिंदी भाषा में ही लिखी जाए, ट्रांसलेट ना करी जाए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है तो स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो लोग ओरिजिनली हिंदी में ही लिख रहे हैं कंटेंट, ठीक है, उनको इसमें प्रमोट किया जाएगा, ठीक, ताकि जो हिंदी भाषी जो जनता है उन तक, एक वाइडर ऑडियंस तक ये फाइनेंस के सब्जेक्ट को केटर किया, पहुंचाया जा सके, ठीक है। ये स्कीम पूरा ओवरऑल मोटिव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जय हिंद स्कीम। जय हिंद स्कीम जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करी है। तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, किसने लॉन्च किया है और उसका एम क्या है। जय हिंद स्कीम का एम ये था, जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं, एसटी स्टूडेंट्स जो हैं और जो कक्षा 9 से 12 में जो पढ़ रहे हैं, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल दी जाए और उनको CUET जो परीक्षा होती है ना, CUET एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसके लिए इनको प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है। ताकि उनका जो ओवरऑल इसका एम क्या है, ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि उनका जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है वो बढ़ाया सके, ठीक है। भाई CUET पास करेंगे तभी तो हायर एजुकेशन को एडमिशन मिलेगा ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह में, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो पहला बैच कहाँ से आया, मणिपुर रीजन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस एग्जाम है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन अगर आप किसी को भी लेना है इंडिया में, सेंटर, स्टेट, प्राइवेट, टीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, तो उसको ये CUET एग्जाम देना होता है, ठीक है। और ये कंडक्ट कौन कराता है, NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। विद्या शक्ति इनिशिएटिव देखो, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का विद्या शक्ति इनिशिएटिव है। इसका एम क्या था, ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग इनिशिएटिव है। ऑनलाइन रेमेडियल, देखो दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड ऑनलाइन भी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर जाके बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन उनको दे रहे हैं। और रेमेडियल है, ठीक है, पूरी क्लासेस नहीं करी जा रही, रेमेडियल है। इसका मतलब ये कि अगर जो कमजोर बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो कमजोर बच्चे हैं, उनको किसी चीज़ में इशू फेस हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखिए, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ट्राइबल इम्पावरमेंट कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना काफी है। किसने लॉन्च किया, मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। कब से कब तक, 15 से 3 जून तक ये अभियान चला है। अभियान था तो ये 15 से 30 जून, 15 दिन चला ये। इसका ऑब्जेक्टिव देखो सिंपल सा था। सिंपल सी बात ये है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो घर घर जाके जो भी उसके बेनिफिशियरी शेड्यूल ट्राइब जो पॉपुलेशन है उन तक वो सर्विसेज पहुंचाई जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज को घर घर जाके जो उसके बेनिफिशियरी ट्राइबल जनता है उन तक गवर्नमेंट सर्विसेज को पहुंचाया जा सके, इसलिए ये लॉन्च किया गया था। जैसे एग्जांपल के तहत समझो कि अगर कोई ऐसा शेड्यूल ट्राइब का बंदा है जिसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करेंगे, उसके घर पे जाएंगे, घर पे जाके उसका आधार कार्ड बना के आएंगे, ठीक है। यही होता है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक। और ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जैसे आदिवासी जो जनता है इंडिया में, वो उतनी अभी एजुकेशन का एक्सेस उतना अच्छा नहीं है उनका, ठीक है, या और वो कंफर्टेबल फील भी नहीं करते हैं गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करने में, तो इसीलिए डोर स्टेप डिलीवरी करी जा रही है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा ऐसा ट्राइबल आउटरीच इनिशिएटिव है, सिग्निफिकेंस की यही है, अभी तक का सबसे बड़ा ट्राइबल आउटरीच इनिशिएटिव है, ठीक। कवरेज में थोड़ा ये देख लेना, 549 डिस्ट्रिक्ट, 207 PVT डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, 1 लाख ट्राइबल विलेजेस, ये सब तो बस एक बार देख लेना। ये कवरेज इतना पूछने मुझे नहीं लगता पूछेंगे। अच्छा देखो, धरती आबा अगर यहाँ वर्ड यूज है तो आपको ये बताना चाहिए, जो बिरसा मुंडा थे ना, इनके बारे में भी हम पर्सन न्यूज में डिटेल में देखेंगे। इनको धरती आबा भी बोला जाता था, फादर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब्बा आपको पता होगा ना, उर्दू वर्ड में अब्बा का मतलब क्या होता है, फादर होता है, और धरती मतलब अर्थ होता है, तो फादर ऑफ, धरती आबा का मतलब क्या हुआ, फादर ऑफ होता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। आदि कर्म योगी इनिशिएटिव, ये भी मोटा की इनिशिएटिव था। इसमें क्या था कि जो ऑफिशियल्स है ना उनको ट्रेन करना है ताकि वो बेटर तरीके से जो ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। देखो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन अलग अलग चीजें होती हैं, तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन में जो भी स्कीम बन गई है उनको बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा सके, इस काम में जो ऑफिशियल्स है उनको ट्रेन किया जाएगा। उसी का नाम क्या है, आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव।
वन लाइनर में देखो एक ही चीज थी, 2026-27 जो सेशन स्टार्ट होगा तब सीबीएसई क्या करेगी, क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम है उसको 2 बार कराएगी। ठीक है, उसके बाद साल में 2 बार क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम करवाएगी। उसमें बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा कि जिसमें भी उनके बेटर मार्क्स हैं उस मार्क्स को वो लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हमने ये स्कीम्स इनिशिएटिव कवर किए। अगले पार्ट में हम लोग रिपोर्ट, इंडिसेस और रैंकिंग्स, ये बचाव सेक्शन देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।